हमारा दिल शरीर का सबसे ज़रूरी अंग, ये रुक जाए तो सांसें थम जाती हैं। इसलिए दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दिल सेफ रहेगा तो हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियां होने के चांसेस भी घट जाएंगे। अब दिल से जुड़े कुछ खास टेस्ट के नाम आपने अक्सर सुने होंगे, जैसे कि ईसीजी, 2D इको, ट्रेडमिल स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम और एंजियोग्राफी। ये सारे टेस्ट दिल का हाल बताते हैं। इनमें से एंजियोग्राफी से जुड़ी कुछ बातें अक्सर चलते रहती हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी के दौरान हार्ट अटैक पड़ सकता है, जान जाने का रिस्क होता है। अब क्या वाकई ऐसा होता है? ये आज सेहत के इस एपिसोड में जानेंगे। डॉक्टर साहब से समझेंगे कि एंजियोग्राफी क्या है, ये कैसे की जाती है, क्या एंजियोग्राफी से हार्ट अटैक पड़ सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या करें। सुनिए। एंजियोग्राफी में, जिसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, इसमें हमने हार्ट की तीनों आर्टरियों को एवेल्यूएट करना होता है कि कोई उसमें ब्लॉक तो नहीं, क्योंकि अगर ब्लॉक होता है तो एंजाइना होता है, अगर आर्टरी पूरी बंद हो जाए तो हार्ट अटैक होने का डर रहता है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी से हम पूरा सब मैनेज करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, सर्जरी की जाए या स्टेंटिंग की जाए। तो इट्स अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इट्स अ प्राइमरी और गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। एंजियोग्राफी को ज़्यादातर शुरू में ग्रोइन एरिया से की जाती थी, अब भी करते हैं। फेमरल आर्टरी ग्रोइन में होती है, वहाँ से एक पतली ट्यूब जिसको कैथेटर कहते हैं वो डाली जाती है। उसको जो आर्टरी होती है मेन, लेफ्ट मेन आर्टरी, वहाँ तक कैथेटर को ले जाया जाता है और फिर डाई दी जाती है, जिसको हम कंट्रास्ट मटेरियल कहते हैं। उस डाई से ये पता चलता है कि कहाँ ब्लॉक है। जहाँ ब्लॉक होता है वहाँ डाई नहीं जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है। ज़्यादातर आजकल आर्म से करते हैं, जिसको हम रेडियल एंजियोग्राफी कह देते हैं। वहाँ रेडियल आर्टरी होती है, उसके थ्रू इधर लेफ्ट आर्म या फिर राइट आर्म, उसकी रेडियल आर्टरी से कैथेटर डाला जाता है और उसी तरह जैसे लेग में करते हैं डाई दी जाती है और तीनों आर्टरियों को एवेल्यूएट किया जाता है। देखो, यूजुअली जो एंजियोग्राफी की कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक is a very rare, okay, if it is done by the competent people. So in this field, competency is very important, because if you inject air, then the complication can take place. If you put the catheter more inside the artery, then the complication take place. But overall, it is a very simple procedure and heart attack नहीं होता, ये that is for sure, that the angiography does not cause the heart attack. However, अगर कोई ब्लड क्लॉट बना पड़ा है और हार्ट अटैक का प्रोसेस चल रहा है एंजियोग्राफी की, it could be a coincidental finding, but coronary angiography does not aggravate heart attack if done properly. देखो, एंजियोग्राफी की कॉम्प्लिकेशन और भी बहुत है, जैसे कि अगर डाई ज़्यादा दी जाए, किडनी पर डैमेज हो जाता है, कैथेटर को मिस हैंडल किया जाए तो इंजरी हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ के लिए बचने के लिए कि एंजियोग्राफी बहुत सावधानी से करनी चाहिए। जो बेसिक टेस्ट हैं
शुरू में जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट है, हीमोग्लोबिन है, या जो हम रूटीन में टेस्ट करते हैं वो सारे किए जाएं। एवेल्युएशन के बाद फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, एंजियोग्राफी से हार्ट अटैक आना बहुत रेयर है। अगर समय पर सही से इलाज हो तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए दौरा पड़ने और मिर्गी होने में क्या फर्क है। मिर्गी और दौरा, अक्सर दोनों को एक ही चीज समझा जाता है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। सबसे पहला फर्क तो नाम का ही है। मिर्गी को एपिलेप्सी कहते हैं, वहीं दौरे को सीजर। दोनों का इलाज भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। हमने डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से पूछा कि मिर्गी और दौरा क्या होता है और इनमें क्या क्या फर्क है। डॉक्टर प्रवीण बताते हैं कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्हीं सिग्नल्स के जरिए कोई मैसेज दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। मगर कई बार जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में गड़बड़ी हो जाती है, उनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तब शरीर में कुछ लक्षण पैदा होते हैं जिसे दौरा कहा जाता है। दौरा सिर्फ एक बार आता है, इसे सीजर भी कहते हैं। सीजर होने पर व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है, उसकी आंखें ऊपर की ओर पलटने लगती हैं, शरीर में झटके से लगने लगते हैं। वहीं अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार दौरा आए तो इसे एपिलेप्सी कहते हैं, यानी मिर्गी होना। मिर्गी में भी व्यक्ति बार बार बेहोश होता है, उसके हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, व्यक्ति झटके खाने लगता है। हालांकि मिर्गी के दौरे में क्या लक्षण पैदा होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दिमाग के किस हिस्से में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हुआ है। एपिलेप्सी और सीजर में कुछ दूसरे फर्क भी हैं, जैसे कि मिर्गी के दौरे हमेशा दिमाग की किसी बीमारी से जुड़े होते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, सिर की कोई चोट या कोई दूसरी दिमागी बीमारी। जेनेटिक कारणों की वजह से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। वहीं सीजर दिमाग की किसी समस्या या दूसरी वजहों से भी पड़ सकता है, जैसे कोई चोट, बुखार, इन्फेक्शन, चोकिंग, हाई बीपी, किडनी या लिवर फेलियर। कई बार जब लोग बहुत नशा करते हैं या नशा करना अचानक से छोड़ देते हैं तो भी उन्हें दौरा पड़ सकता है। सीजर यानी दौरा सिर्फ एक बार पड़ता है, बार बार नहीं। इसके अलावा मिर्गी का इलाज लंबा चलता है। जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं उन्हें मिर्गी हो सकती है। इससे बचने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मरीज को दवाएं दी जाती हैं, कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। वहीं दौरे का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। जैसे अगर किसी को बुखार की वजह से दौरा पड़ा है तो उसका बुखार ठीक करने के लिए इलाज किया जाएगा, फिर बुखार ठीक होते ही दौरा पड़ना बंद हो जाएगा। देखिए, हर दौरा सीजर है, लेकिन हर सीजर एपिलेप्सी नहीं है, मगर इलाज दोनों का ही ज़रूरी है। इसलिए अगर किसी को भी कभी दौरा पड़ा है या बार बार पड़ता है तो जूते सुंघाने जैसे उपचार कतई ना करें। मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। वहाँ कुछ ज़रूरी जांचें करने के बाद डॉक्टर बता पाएंगे कि आखिर समस्या क्या है और उसी हिसाब से इलाज होगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। पीसीओएस होने पर क्या खाएं और क्या नहीं, एक्सपर्ट ने बताया। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये महिलाओं की ओवरी यानी अंडाशय से जुड़ी एक समस्या है। देखिए, ओवरी का काम है महिलाओं के शरीर में अंडे बनाना। आमतौर पर एक पीरियड साइकिल 28 दिन की होती है। इस दौरान ओवरी में अंडा बनता है। एक समय पर यह अंडा ओवरी रिलीज कर देती है। अगर ये पुरुष के स्पर्म से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर नहीं तो पीरियड्स के दौरान ये टूटकर शरीर के बाहर निकल जाता है। लेकिन पीसीओएस में एक अंडे के बदले बहुत सारे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में एक भी अंडा ठीक से नहीं बन पाता। इन अंडर डेवलप्ड अंडों को सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं। इसी वजह से इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। महिलाओं में ये बहुत ही आम दिक्कत है, लेकिन कुछ चीज़ें करके इससे निपटा जा सकता है। इनमें से एक है डाइट सुधारना। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, ये हमने पूछा डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता से। डाइटिशियन कौशिकी बताती हैं कि पीसीओएस से जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खानी चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना यानी उस चीज़ को खाने से कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता, जिससे ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ते। इससे इंसुलिन का लेवल भी कंट्रोल में रहता है। ये पीसीओएस में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होना पीसीओएस की एक बड़ी वजह है। इसके लिए ब्राउन राइस, ओट्स, कीनुआ, जौ, चने, साबुत अनाज, दालें, बीन्स और हरी पत्तेदार सब्जियां खाई जा सकती हैं। डाइट में पर्याप्त प्रोटीन भी होना चाहिए। प्रोटीन खाने से पेट भरा भरा लगता है, जिससे हम बार बार खाना नहीं खाते हैं।
फिर वजन घटाने में मदद मिलती है। पीसीओएस कंट्रोल करने के लिए वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हार्मोनल बैलेंस बनाने और पीसीओएस से जुड़ी सूजन को कम करने में भी मददगार है। प्रोटीन के लिए दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और अंडे खाए जा सकते हैं। डाइट में फाइबर होना भी ज़रूरी है। ये खाना पचाने, ब्लड शुगर और वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके लिए मिलेट्स, दालें, चने, राजमा, पालक, गाजर खाए जा सकते हैं। पपीता, जामुन, सेब, नाशपाती और संतरों में भी खूब फाइबर होता है। आप चाहें तो बादाम, चिया सीड्स, अलसी और अखरोट जैसे मेवे और बीज भी खा सकते हैं। आपकी डाइट में गुड फैट होना चाहिए। ये शरीर को एनर्जी देता है, अंदरूनी सूजन कम करता है, घटाता है, हार्मोन्स के बीच में बैलेंस बनाता है, जिससे पीसीओएस के लक्षण कम होते हैं। गुड फैट को ही अनसैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। ये मछली, एवोकाडो, नट्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। इसके साथ ही पानी खूब पिएं। दिन में करीबन 2 से 3 लीटर। आप छाछ और नारियल पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा खाने की ऐसी चीज़ों से दूरी भी बनाएं जिनसे डायबिटीज़, मोटापा और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ता हो, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा चीनी नमक वाली चीज़ें या तेल मसाले वाला खाना। इसके साथ ही समय पर सोएं, समय पर जागें, रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करें, अपना वजन कंट्रोल करें। देखिए, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, वो आपका सही से इलाज करेंगे। डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयों से ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल कंट्रोल किया जाएगा। इन सबसे हार्मोन्स का बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी, जिससे पीरियड्स टाइम पर आ सकते हैं और पीसीओएस के लक्षण कम हो सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से जुड़ा कोई सवाल है, इस ईमेल आईडी पर फटाफट डाक दीजिए sehat.lalantop@gmail.com। सूचना समाप्त हुई। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।